नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा। आज हम बात करेंगे G20 में पीएम मोदी को मिली कामयाबी का फायदा और क्या उन्हें गुजरात विधानसभा चुनाव में मिलेगा। दरअसल पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में विधानसभा चुनाव की जंग छिड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में पूरे तरह से इस मुकाबले को तिकोना बना दिया है। ऐसे में बीजेपी के लिए चिंता बढ़ गई है, लेकिन G20 में पीएम मोदी को मिली कामयाबी ने एक बार फिर से पीएम के कद को और ग्लोबल बना दिया है। बता दें कि दुनिया भर में पीएम मोदी की तारीफ हो रही है। व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को यूक्रेन रूस संघर्ष की पृष्ठभूमि में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए की गई टिप्पणी आज का युद्ध का नहीं है संदेश जोड़ने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की, जो इंडोनेशिया में बाली में G20 संयुक्त घोषणा के परिणाम विवरण का हिस्सा बन गया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जीन पियरे ने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों को दूर करने में पीएम मोदी की भूमिका की सराहना भी की और भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लिए अमेरिकी समर्थन को दोहराया। जीन पियरे ने कहा कि हमने मौजूदा खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों और एक लचीली वैश्विक अर्थव्यवस्था के निर्माण के प्रयासों को संबोधित किया है। इस परिणाम के लिए पीएम मोदी के संबंध महत्वपूर्ण थे और हम अगले साल भारत की G20 अध्यक्ष का समर्थन करने के लिए तत्पर हैं। पीएम मोदी की तरफ आपको बता दें उन्होंने बोला और साथ ही साथ पीएम मोदी की तारीफ ऐसे वक्त में हो रही है जब गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी पीएम मोदी की कामयाबी को गुजरात चुनाव प्रचार में लोगों को बढ़ चढ़कर बता रही है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि पीएम मोदी के इस बढ़े हुए कद का उन्हें गुजरात चुनाव में फायदा मिलेगा। दरअसल इंडोनेशिया के बाली द्वीप पर 2 दिनों तक दुनिया के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहा, जिसमें पीएम मोदी की अलग छाप देखने को मिली। G20 देशों के नेताओं ने पीएम मोदी में बड़ी अहमियत दिखाई है और ऐसे में G20 देशों के नेताओं की ये बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब पूरी दुनिया यूक्रेन संकट से पैदा हुई चुनौतियों का सामना कर रही है। वहीं कोविड-19 महामारी से दुनिया अभी उभर भी नहीं पाई थी और उससे पहले इस तरह आपको बता दें कि बैठक हुई और बताया ये भी जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां अभी भी मुंह बाहें खड़ी हुई है। दूसरी तरफ वैश्विक नजरिया देखें तो पूरी दुनिया यूक्रेन संकट पर 2 ध्रुवों में बटी हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका के खेमे वाले देश हर मंच पर रूस की खिंचाई करते हैं, लेकिन भारत ने G20 को राजनीतिक घमासान का मंच बनने नहीं दिया। इन सबके बीच पीएम मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए संघर्ष विराम और कूटनीति के रास्ते पर लौटने का आह्वान किया है। रूस से तेल और गैस की कीमतों में छूट के साथ ही खरीदी के खिलाफ पश्चिमी देश अभियान चला रहे हैं, लेकिन पीएम ने खुले तौर पर ऊर्जा आपूर्ति पर किसी तरह की पाबंदी का विरोध किया है। पीएम मोदी की पुतिन को दी गई शांति की सलाह G20 घोषणा पत्र का आधार बनी। साझा बयान में पीएम के बयान को प्रमुखता से शामिल किया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं शांति का है। भारत के हाथ में अब G20 की कमान आ गई है। मोदी ने कहा है कि ऐसे में भारत ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता संभाल रहा है जब दुनिया भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक मंदी, बढ़ती खाद्य और ऊर्जा की कीमतों से उत्पन्न चुनौतियों से घिरी हुई है। पीएम ने कहा कि सभी देशों के प्रयासों से हम G20 शिखर सम्मेलन का वैश्विक कल्याण का प्रमुख स्रोत बना सकते हैं। साफ है कि G20 में भारत की अध्यक्षता से वैश्विक मंच पर दबदबा बढ़ेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी गुजरात चुनाव का ध्यान रखा। पीएम मोदी ने दुनिया भर के नेताओं को उपहार देने के लिए गुजरात की समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाली कलाकृतियों और पारंपरिक वस्तुओं का चयन किया। इसके जरिए गुजरात की लोक कला का प्रचार पूरी दुनिया में किया। इसे भी गुजरात विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है।
और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विष्णु प्रकाश जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और बहुत वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है पीयूष पंत जी। बहुत स्वागत है पीयूष जी आपका भी। पीयूष जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत में आपके साथ ही करती हूँ, क्योंकि विधानसभा चुनाव है गुजरात में और ऐसे में G20 की कमान भारत के हाथ में है। सर, इसका कितना प्रभाव पड़ते हुए आप गुजरात विधानसभा चुनाव में देख रहे हैं, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल विषय है और ये एक राज्य का विषय है, लेकिन क्या लगता है आपको कि उसका प्रभाव गुजरात चुनाव पर पड़ेगा? देखिए नेहा जी, मुझे नहीं लगता कि प्रभाव पड़ना चाहिए। हाँ, जो जिस तरह से गुजरात की संस्कृति और जो गुजरात के वहाँ के लोक कला के जो नमूने हैं, तो जो उन्होंने जो है कि मोदी जी ने जो पेश किया और दिया, और तो वो एक तरह से वो एक राजनीतिक उसमें जो है कि पॉइंट जो है वो हासिल करने की कोशिश की गई, वो चुनाव के मद्देनजर जो है गुजरात में। लेकिन ये जो G20 की जो कमान मिली है भारत को, ये देखिए ये तो एक नेचुरल वे में है, क्योंकि रोटेशनल होती है, ये हर साल जो है कि अलग अलग देशों को मिलती है, और इस बार जो है भारत का नंबर आया है, तो इससे भारत का कोई अचीवमेंट इसमें नहीं है। ये जितने भी मेंबर सदस्य हैं उनको बारी बारी से मिलती है। तो हो सकता है कि पार्टी जो है पार्टी इस बात को जो है चुनाव के दौरान, और मोदी जी भी हो सकता है, जो कि जैसे मोदी जी की आदत है, वो इस चीज को बढ़ा चढ़ा के कहें और कहें कि कि मोदी के समय में भी ऐसा हुआ। भारत वैसा नहीं है, वो एक रोटेशनल वे में चलती है, नेचुरल वे में भारत को मिली है वहाँ की। तो मुझे नहीं लगता कि इस देखिए वैसे भी जो है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं विधानसभा चुनाव में, जो है स्थानीय मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सरकार के कामकाज क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसी पे चुनाव लड़ा जाता है। ये पार्टी हाँ, ये इस तरह के मुद्दे उठ सकते हैं अगर लोकसभा का चुनाव होता है, जहाँ पे केंद्र सरकार जो है कि उसके कार्यकाल के बारे में, हालांकि वहाँ पे भी इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना मुझे नहीं समझता कि ठीक होगा, क्योंकि ये एक जो प्रक्रिया है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलती है और जिसमें आज भारत के हिस्से में उसकी कमान आई है। अब सवाल ये है कि भारत की लीडरशिप में आगे एक साल के अंदर कहाँ विश्व का जो विश्व पटल में क्या बदलाव आते हैं, क्या हम शांति की ओर बढ़ पाते हैं, या हम और इस तरह के जो है क्या हम रूस को मना पाते हैं, या उस पर नकेल कसने के कुछ उपाय उठा सकते हैं, क्या हम चीन को मना सकते हैं कि वो जो है कि युद्ध की जो है इस तरह की बात न करे। तो ये तमाम मुद्दे होंगे जो आने वाले समय में भारत की लीडरशिप को वहाँ पे और मोदी जी की लीडरशिप के लिए टेस्टिंग ग्राउंड होंगे। तो लेकिन गुजरात चुनाव का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पे ये मुद्दे ये बहुत प्रभावी नहीं होना चाहिए। कोशिश जरूर होगी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके नेताओं के द्वारा इस बात को आगे बढ़ाने की और उसका क्रेडिट देने के लिए और चुनाव को प्रभावित करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लोगों को वहाँ पे दिखे रोजगार समस्या है, लोगों को वहाँ जो जिस तरह से जो है कि कानून व्यवस्था है, जो वहाँ की सड़कें हैं, हमने देखा था इस बार जिस तरह से बाढ़ आई, इतना पानी बरसा, सड़कों का बुरा हाल था, वहाँ टूटी सड़कें थी हर जगह। तो वहाँ पे जो उनके 27 साल का शासन है उसकी जो खामियां हैं उसको लेकर विपक्षी दल आगे बढ़ेंगे और प्रचार करेंगे, और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार के 27 साल में जो अचीव किया है उसकी बात करेंगे, गुजरात मॉडल की बात करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि कोई बहुत प्रभावी नहीं होना चाहिए। ठीक है विष्णु प्रकाश जी, सर ये बताइए कि G20 समिट में दुनिया भर में क्या अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बढ़ा है क्या? आपको ऐसा लगता है? देखिए, भारत का कद लगातार बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत का कद कब बढ़ेगा? जब देश का विकास होगा, जब जो देश में समस्याएं हैं उसका समाधान होगा, हमारा आर्थिक विकास होगा, हम जो दुनिया को नेतृत्व दे सकेंगे, तब भारत का कद बढ़ेगा। तो अगर देखें हम कि जिस तरह से देश का विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, अब पिछले 10 साल में क्या हुआ है, बड़ी तेजी से हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। हम एक डिजिटल जो इंटरनेट IT पावर थे, अब डिजिटल पावर बन रहे हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो रहा है,
हम स्वास्थ्य के मामले में दुनिया की फार्मेसी बन रहे हैं। क्लाइमेट चेंज पे पहले नेसेयर हैं, हम मना करते रहते हैं, हम और अब हम लीडरशिप दिखा रहे हैं। जिस तरह से इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्लोट किया गया है, या रिन्यूएबल एनर्जी में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2020-30 तक 50% हमारी जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल होगी। 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। आप किसी भी क्षेत्र में देख लें, खाद्य पदार्थ के क्षेत्र में, फूड के क्षेत्र में देख लें कि कहाँ तो ये था कि हमारा दूसरे देशों के से आयात होता था। आज हमारे पास अपने लिए तो है ही, हम दूसरे देशों को निर्यात करते हैं, हम डेवलपमेंट असिस्टेंस दे रहे हैं। तो ये सब चीजों को देखते हुए भारत का जो कद है वो बड़ा हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी का जो उनका तरीका है, हर एक नेता के साथ उनकी बहुत अच्छी इक्वेशन है। वो प्रोएक्टिवली सारे काम करते हैं या कंसेंसस बिल्डिंग में करते हैं। जैसे बाली में देखा गया था कि बाली से पहले ये हाल था कि इस वक्त जैसे आपने कहा कि जो समाज है या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, दो गुटों में बटा हुआ है। तो बाली से पहले जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होती थी उसमें ज्वाइंट स्टेटमेंट तक भी इशू नहीं होती। और इस वक्त जो पश्चिमी ताकतें रशिया के खिलाफ हुई हैं, तो वो बड़ी उनको कंडेम करना चाहती थी, पर किसी तरह कंसेंसस जो बिल्ड हुआ है उसमें प्रधानमंत्री मोदी का रोल काफी उन्होंने अदा किया है। और इसलिए हम जब अब अध्यक्षता ले ली है G20 की, तो हम बखूबी ये निभा सकते हैं, ये हमारी क्षमता है। तो इन सब चीजों से ही देश का गौरव बढ़ता है, देश का कद बढ़ता है। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का जो रोल है वो उसकी बहुत सराहना करनी पड़ेगी। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, मैं रुक आपका कर लेती हूँ, क्योंकि जिस बात का जिक्र ब्रेक पे जाने से पहले विष्णु जी कर रहे थे, आपने बहुत गंभीरता से मुझे लगता है सुना है, और उस पर क्या आप कहेंगे? क्या वाकई इन तमाम चीजों से भारत का गौरव बढ़ता है? अब सवाल इस बात को लेकर भी है सर, क्योंकि दुनिया भर में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ हो रही है। रूस ने भी, जिस तरह से रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ या चल रहा है जो भी है, उसके बीच जिस तरह से अपना एक स्टैंड रखा, जिस तरह से बिल्कुल या तो आप न्यूट्रल कह सकते हैं, कई लोग उसे न्यूट्रल नहीं भी कहते हैं, जिस तरह से भारत की भूमिका रही उसको भी कहीं ना कहीं सराहा है। युद्ध ना करके ये बताया कि देखिए ये युग युद्ध करने का नहीं है। ये जो भारत का स्टैंड रहा, ये जो भारत का संदेश देने की कोशिश हुई, उसकी सराहना रूस ने की, अमेरिका ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। ये तमाम चीजें जब होती है तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि वाकई भारत का गौरव बढ़ता है जब प्रधानमंत्री की तारीफ होती है? तो निश्चित रूप से नेहा जी, बिल्कुल। अगर देखिए प्रधानमंत्री जिस देश का प्रधानमंत्री है, अगर उसकी तारीफ होती तो निश्चित रूप से देश की भी एक तारीफ होती है और ये माना जाता है और देश का गौरव भी बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँ कि देखिए इस तरह के आयोजन जो है वो PR एक्सरसाइज भी होते हैं और इसमें जो है ये कोशिश करी जाती है और हर देश का नेता कोशिश कर जाती है कि वो एक इस तरह का जेस्चर रखे कि जो है कि वो उसकी तारीफ की जाए, उससे एक अच्छी फीलिंग पैदा हो। तो निश्चित रूप से जहाँ तक भारत का सवाल, देखिए भारत शुरू से यहाँ से भी 1950 से भारत की जो विदेश नीति है उसका अहम जो हिस्सा है वो ये है कि एक न्यूट्रल बने रहने का, हम किसी का पक्ष नहीं लेते हैं। ये हमारी पंचशील की जो हमारी नीति थी उस समय से, और लेकिन अभी तक भी जो है, और अभी भी हमने देखा यूक्रेन और उसके युद्ध में जो है, हालांकि वहाँ पे ये भी था कि हम क्योंकि रूस से हमारा सबसे ज्यादा जो है आयात होता है तेल का, तो हम रूस को नाराज नहीं कर सकते थे। वही जो है कि हम यूक्रेन के मामले में स्टेट लेके वो भी एक कंट्री है जो स्ट्रगल कर रही, जो एक विक्टिम की तरह की थी, तो उसको लेके भी हम जो है उसके खिलाफ नहीं जा सकते। तो अमेरिका से भी हमारा ट्रेड काफी ट्रेड होता है, तो वो तमाम देखिए ये तमाम चीजें हित होती हैं। हमारे जो बिजनेस हित होते हैं, ट्रेड हित होते हैं, हमारे जो सामरिक जो महत्व होते हैं, उसकी वजह से जो है कि हम तमाम चीजों पे सोचते हैं। इसलिए भारत को वो स्टैंड लेना ही था, क्योंकि उसका इससे लगी रूस जो है तमाम बात करने के बाद भी पुतिन से मोदी जी ने मेरे ख्याल से 2 या 3 बार बात
काफी कुछ बहुत ही मजबूती के साथ सामना किया और कहीं कहीं तो उसने यूक्रेन ने रूसी सेना को खदेड़ भी दिया है। तब जाके थोड़ा सा जो है रूस के ऊपर जो दबाव बना है और वो जो है पीछे को हटा और उसके नजर दिया, वरना वो तो ये हमारा था इस बात से कि पूरे यूक्रेन को वो कब्जा कर लेगा। भले ही चाहे मोदी जी ने इतनी बात उससे कही हो, दूसरे देश के नेताओं ने जो है कि प्रधानमंत्रियों ने उनसे बात करी और कहा कि युद्ध न करें आप, उससे सिर्फ न केवल उन देशों की हानि होती है बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती है। और हम देख रहे हैं कि सारे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो है कि एक मंदी आई है, जो तेल के दाम बढ़े हैं और दूसरे चीजों के दाम बढ़े हैं। तो इसलिए उसमें कोई अभी भारत की कोई बात तो रूस सुन रहा है, क्योंकि देखिए उनके अपने अपने हित होते हैं और हर देश अपना हित साधता है। और दूसरी बात जो है, जहाँ तक भारत को पहले अपने को मजबूत करना पड़ेगा, तभी देखिए भारत की तरफ और देश भी देखेंगे। जहाँ तक आर्थिक बात है, अभी जो है कि जो राजनायक साहब ये कह रहे थे कि मजबूत है, लेकिन आर्थिक अगर स्थिति देखिए आप, क्या भारत की हालत क्या है कि आपका जो है कि लगातार आपका जो है कि घाटा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जो आपका ट्रेड डेफिसिट है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सकल जो व्यापार घाटा है आपका, वो देखिए लगभग 173.5 बिलियन डॉलर का हो गया है अप्रैल से अक्टूबर के बीच में। वही आपकी अर्थव्यवस्था जो है 85% आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो कर्ज पे है। आपके जीडीपी का 85% वो कर्ज है आपका। तो ये हालात है इंडिया के, जहाँ पे नौकरियां पैदा नहीं हो रही हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं और आपका जो है कि निर्यात जो है लगातार घट रहा है। अभी जो ताजे आंकड़े आए हैं उसमें 17% जो है गिरावट आई है निर्यात पे, वही आयात 5.8% बढ़ गया है। तो इस तरह से आपके जो इकोनॉमिक पैरामीटर से लगातार दिखा रहे हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। डॉलर आपके मुकाबले आपकी जो करेंसी है वो लगातार कमजोर होती चली जा रही है। तो इस हिसाब से तो मतलब देश बहुत उम्मीद आपसे नहीं कर सकते जब तक आप स्ट्रांग नहीं होंगे इकोनॉमिकली। जब तक आप जो है आपकी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक जो है कि ये सिर्फ आप एक इस मुगालते में जीते रहेंगे कि साहब आप तो विश्व गुरु बन जाएंगे और सारी दुनिया आपकी तरफ देख रही है। तो हमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का जिस तरह से कमजोरी हो रही है हमारे देश में, तमाम हमने देखा बहुत से देश है जहाँ से ये बातें उठाई जाती है कि जिस तरह से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन कमजोर किए जा रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे जो है कि ठीक है सर, मैं इसी सवाल का जवाब ले लेती हूँ। विष्णु जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, जिस बात का जिक्र भी पीयूष जी कर रहे हैं कि देखिए आपके देश में तमाम समस्याएं हैं, तमाम दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों के मद्देनजर फॉरेन जो पॉलिसी है उस पर कितना फर्क पड़ता है? क्या अगर यहाँ पर तमाम दिक्कतें हैं, तमाम समस्याएं हैं, उसका असर पड़ता है क्या फॉरेन पॉलिसी पे? अगर हाँ तो वो कितना असर पड़ता है? दूसरी बात ये सर, G20 की अध्यक्षता भारत करेगा तो विश्व पटल पर किस तरह के बदलाव फर्स्ट ऑफ ऑल आने चाहिए या फिर उम्मीद की जा सकती है? मुझे पीयूष, क्योंकि ऑडियो प्रॉब्लम है तो मुझे पीयूष जी की इतनी सुनाई नहीं दी है, पर जो आपने सवाल पूछा है हाँ। उसके जवाब में मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए भारत एक प्रजातंत्र देश है, लोकतंत्र देश है। भारत जैसे पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते थे, भारत एक खुली किताब। तो जो भारत में है, जो हमारी कमजोरियां हैं वो छुपी नहीं है, जो हमारी ताकत है वो छुपी नहीं है। तो पर ये भी है कि कोई देश है ऐसा जिसमें कि चैलेंजेस ना हो, कमजोरियां ना हो। हाँ, हमारे कमजोरियां हैं, पर हमने ये भी क्षमता है कि हम उनको कमजोरियों को मुकाबला कर सकें, सामना कर सकें, उनको हटा सकें। तो और ये एक हम विकासशील देश हैं, तो ये हमको जैसे जैसे प्रगति होगी जाहिर है कि हमारी जो कमियां हैं वो दूर होंगी, पर हम उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं जिसकी सराहना होती है। और ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है कि मैं तो 40 साल डिप्लोमेट रहा हूँ। एक बहुत बड़ा फर्क ये है भारत में और बाकी विकासशील देशों में कि जो हमारी डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस है, जिसे कि क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, जी। वो हम दुनिया में बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके साथ शेयर करने में कभी हमको झिझक नहीं हुई। तो ये एक चीज है जो कि जिसके लिए हमारी प्रशंसा होती। अब जहां तक क्या फर्क लाएंगे हम लोग,
भारत का एजेंडा बड़ा साफ है कि हम जो दुनिया में जैसे जो चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंज का है, पेंडेमिक का है, इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी है, विमेन एम्पावरमेंट है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, वगैरह वगैरह, हम उसके ऊपर तवज्जो देंगे। पर हम जो हमारा भरसक प्रयत्न है वो करेंगे, वो उसमें कोई शंका नहीं है। पर देखिए, दुनिया में इस वक्त बहुत तनाव है और उस तनाव के रहते हुए दो हाथ से ताली बजती है। जो हमारे प्रयत्न में कोई कमी नहीं रहेगी, पर जो उसका रिजल्ट है वो बहुत चीजों पर डिपेंड करेगा। उस पर ये भी डिपेंड करेगा कि इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कैसा है, बाकी जो विकसित देश हैं वो हमारे साथ चलते हैं कि नहीं चलते। जैसे क्लाइमेट चेंज की बात देखते हैं आप, अब जो विकसित देश हैं उन्होंने तो पोल्यूट कर दिया एनवायरनमेंट। पोल्यूट करने के बाद अब जब पैसा देने की बारी आई तो सब कन्नी काट रहे हैं। कोविड पेंडेमिक में देख लीजिए, जब इंटरनेशनल कोऑपरेशन की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन कहाँ दिखा हमको। यूएन देख लीजिए, यूएन सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं इस वक्त नाकाम है, कुछ प्रभाव नहीं डाल रही है। दुनिया एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऐसी शंका है। तो ऐसे मुश्किल समय में हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। जो इस तरह से विश्व में झुकाव होगा उससे रिजल्ट, उससे इम्पैक्ट होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या रिजल्ट होंगे इसका कहना मुश्किल। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा के माध्यम से, इस खास प्रोग्राम के माध्यम से आप जुड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मुद्दा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर G20 की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, लेकिन अमेरिका ने भी तारीफ की, रूस ने भी तारीफ की, तमाम और देश भी तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री की। और ऐसे में भारत का गौरव तो इससे बढ़ता ही है। साथ ही साथ आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, चाहे गुजरात की बात करें या फिर हिमाचल प्रदेश की बात करें या फिर उसके बाद राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और जहां जहां पर भी चुनाव होने वाले हैं, उस पर कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।